हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रही हूँ और आशा है कि आप सभी अपने अपने काम से फुर्सत पाकर इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपसे बात कर रही थी अब तक 21 जो आर्टिकल है उस तक, यानी कि जो जीवन या प्राणदायक स्वतंत्रता है, जीवन का अधिकार है, जो उससे जोड़कर हम पढ़ रहे थे। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारी अगली स्वतंत्रता है उससे संबंधित आर्टिकल है 22। आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं दो प्रकार की गिरफ्तारियों से संबंधित होती हैं: सामान्य दंडिक विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन। अब आपको इनका मतलब समझना है कि सामान्य मतलब जो एक गिरफ्तारी ऐसी होती है कि जो सामान्य दंड सामने दिख रहा है, जब आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो आपको सीधा गिरफ्तार किया जाता है। आपको बता दिया जाता है कि आप इस विधि के उल्लंघन के दोषी हैं और इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार किए गए इस स्थिति में या इस परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति का अपराध उसके खिलाफ साक्ष्य हैं, दिख रहे हैं, या साक्ष्यों को प्रमाणित किया जाना विशेष है, पर अपराध दिख रहा है उसका, तो उसको बता दिया जाता है कि ये गिरफ्तारी, ये सामान्य गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी के अधिकार हैं: एक गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसमें आपको वकील अपना बचाव रखने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को समक्ष पेश किया जाएगा। बिना जज की अनुमति के 24 घंटे से अधिक बंद नहीं किया जा सकता आपको, है ना। यात्रा का जो समय है उसको निकालकर 24 घंटे के अंतर्गत अगर आपको जज के सामने पेश नहीं किया जाता है तो आपको जो बंदी करने वाला अधिकारी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा आपका अधिकार है, ये जान लो। ये अधिकार दो व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते: शत्रु देश के नागरिक को और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। तो निवारक निरोध क्या है ये जान लें। निवारक निरोध का मतलब है कि अन्य देशों में जहाँ इसे आपातकाल में लागू किया जाता है, वहीं भारतीय संविधान के अनुसार इसे आपात व शांति दोनों समय के लिए लागू किया जा सकता है। कैसे? यह निवारणात्मक कार्रवाई है जो अपराध की पूर्व रोकथाम करती है। आपने पहले पढ़ा कि जो सामान्य, जैसे किसी व्यक्ति ने सामान्य दंडिक विधि है, मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, ये सामान्य है, सीधा अपराध दिख रहा है कि हाँ मर्डर हुआ है और चोरी हुई है, कुछ भी ऐसा कर लिया। पर एक ऐसा भी होता है कि एक अवस्था ऐसी होती है कि अभी अपराध हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन अपराध, उस व्यक्ति से अपराध होने के चांस हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मौलाना है जो दंगे भड़का सकता है, उसका भड़काऊ भाषण, जैसे अभी जमातियों को ले लीजिए, साध को हम ढूंढ रहे हैं, तो लेकिन अगर हम इनकी अब गिरफ्तारी कर दें तो इन्होंने अपराध कर दिया है, पर अगर हम इनके ऊपर पहले से ही साध को निगरानी में रख लेते तो ये जो गिरफ्तारी होती वो कैसी होती? निवारणात्मक, निवारक निरोध। ये अपराध ना कर पाएँ उससे पूर्व ही इनको कुछ दिनों के लिए उसमें जो क्या कहते हैं, जैसे वहाँ जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हैं और अन्य नेता हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया।
ये जो निवारक निरोध विधि के अधीन किया जाता है उसमें नज़रबंद किया जाता है और ये जो अपराध की पूर्व रोकथाम करती है, यानी इसमें व्यक्ति के अपराध करने के पूर्व ही उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है ना। धारा 370 हटने से पूर्व उन जो वहाँ के नेता थे, जो वहाँ उनसे लगता था कि ये दंगे भड़का सकते हैं, ये आतंकवादियों को जिनसे सरकार को लग रहा था कि संदेह है, तो उन सबको निगरानी में भेज दिया गया था, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है वो कैसी है? वो है निवारक निरोध विधि के अधीन। कई जो राज्य हैं ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने स्तर पर इससे संबंधित कानून बना सकती हैं। निवारक निरोध की व्यवस्था काफ़ी विवादास्पद रही भारतीय संविधान में। कहा जाता है जो एक पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं, उन्होंने इसे असफलताओं का शिरोमणि कहा। कभी कभी ये होता है कि अब संदेह की दृष्टि से इनको गिरफ्तार करना है किसी को, तो अब वो संदेह भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन ये चूँकि संदेह के आधार पर है, इसीलिए इसको कैसा माना जाता है? बड़ा विवादास्पद रहा है। कई जगह देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। निवारक निरोध के तहत कैसे नज़रबंदी होती है, कैसे गिरफ्तारी होती है? व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही पकड़कर उसे 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा जेल में रखना है तो उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश से युक्त सलाहकार बोर्ड की राय आवश्यक है। अध्यक्षता कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा, जो पद पे आसीन है, पद पर बैठा है। 44वें संविधान संशोधन के तहत इस अवधि को 1978 में घटाकर 3 महीने से 2 माह कर दिया गया, पर यह आज तक लागू नहीं हो पाया। 3 महीने ही अब तक बना हुआ है। ठीक है ना। संसद ने अनुच्छेद 22 के तहत मिली शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित अधिनियम करके बनाए हैं। आपने देखा मतलब मैंने बताया था ये समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची पर विषय होने के कारण इसको हमने राज्य सरकारों ने भी समय समय पर इससे संबंधित कानून बनाए हैं और केंद्र सरकार ने भी बनाया। तो संसद बनाएगी, मतलब केंद्र सरकार ने इस पर कौन कौन से बनाए? निवारक निरोध अधिनियम 1950 से ये 69 तक 69 तक लागू रहा। 50 से 69 तक A.K. गोपालन को इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले हमने जो बात पढ़ा था A.K. गोपालन का, आपको याद होगा, तो उसमें उनको जो A.K. गोपालन है उनकी गिरफ्तारी इसी के तहत हुई थी। मीसा कानून 1971 से 71 से 79 तक बना। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम है ये, तो इसे इंदिरा गांधी ने बनवाया था। 1975 की जो इमरजेंसी लागू हुई उसमें इसका खूब प्रयोग किया गया। लालू भारती की बेटी मीशा का नाम इसी से संबंधित है। आपको पता है अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ या जनता कर्फ्यू के दिन जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम कोरोना रख दिया गया। ऐसे ही जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो उस समय भी इन्होंने लालू की जो बेटी थी उनका नाम मीशा भारती रख दिया। और कोफेपोसा विदेशी मुद्रा संरक्षण व निवारण अधिनियम 1974 में बना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बना। रासुका के नाम से यह चर्चित है। यह अधिनियम आज भी लागू है, जो सांप्रदायिक व जाति दंगों को प्रेरित करने वालों पर लगता है। अब कोई दंगा भड़काने वाला व्यक्ति है तो उसको किस आधार पर आप नज़रबंद करेंगे या उसकी गिरफ्तारी किस आधार पर होगी, इसके लिए रासुका जैसे कानून बनाए गए। बहुत सारे जो हम आपको बता रहे हैं। टाडा 1985 से 1995 तक रहा। आतंकवाद व विध्वंसक गतिविधि की रोकथाम के लिए ये कानून बना था। 1993 के बम्बई दंगों के बाद संजय दत्त पर यही लागू हुआ था, टाडा। उनके तहत उनको जो गिरफ्तार किया गया था, उनके पास AK-47 पाई गई थी। इसके तहत उनके जो संपर्क थे वो आतंकवादियों से मान करके उन पर कार्रवाई की गई थी और उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो किसके तहत हुई थी? टाडा के तहत।
तो एक और नया कानून बना जो 2002 से 2004 में बना। ये एनडीए की जब सरकार थी, माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय पोटा बना टाडा की तर्ज पर। आतंकवाद निरोधी अधिनियम यह टाडा के स्थान पर लाया गया था। राज्यसभा में अटकने पर पोटा को अटल बिहारी की सरकार ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित, मतलब ज्वाइंट कमेटी बुलाई गई थी इस पोटा को पारित करने के लिए। तो ओवरऑल ये जो कानून बना, इसको हम देखते हैं कि ये जो कानून है वो ये कहता है कि अपराध होने ना पाए, या जब कड़े कदम उठाने की या भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर जब बन आए, तब ऐसे कानूनों की ज़रूरत होती है। और इनका जो बेस होता है वो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं उनके इनपुट के आधार पर होता है। और कई बार देखा गया है कि ये सफल भी हुए, जैसे अभी 370 के तहत जो नई मोदी जी की सरकार है उसने कई लोगों को नज़रबंद किया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर इनको खुला छोड़ दिया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर में हिंसक झड़पें हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो मैं बता रही थी आपको कि जो निवारक निरोध ये जो कानून है ये गिरफ्तारी है, और इसको 3 महीने तक गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर इसको आगे 3 महीने के लिए बढ़ाना है तो इसमें न्यायाधीश की सलाहकार कमेटी की रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद ही इसको बढ़ाएंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे जो 22 तक का जो था, आगे जो आर्टिकल है वो 23 है, और वो नया अधिकार जोड़ता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हम उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी बोलते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे फ़ोन पे बात करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।